हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस सब में। हम सॉल्व कर रहे हैं करंट अफेयर, और ये करंट अफेयर हम पतली वाली क्रॉनिकल मंथली मैगजीन से सॉल्व कर रहे हैं। ये यहाँ पे जून मंथ की मैगजीन है ये, और ये आपके सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे करंट अफेयर दिया हुआ है। आप लोग देख पा रहे हैं कि जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है यहाँ पे सब मेंशन किया हुआ है, और जो यहाँ पे मिसलिनियस चीज़ें हैं वह राइट साइड में दिया है, यानी कि मॉक टेस्ट भी दिए हुए हैं, जो परीक्षाएं हो गए उनकी व्याख्यात्मक हल यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसके पहले हमने राज्य समाचार, राष्ट्रीय आर्थिकी, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। ये सारे टॉपिक हमने सॉल्व कर लिए हैं, और ये वीडियो चैनल पे अपलोड है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। साथ ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है पहला करंट जो न्यूज में है वह है ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच। अब पहले यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि इसके संबंधित न्यूज़ क्या है, फिर उसके बाद आगे पढ़ेंगे कि ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच कब क्या है और इसकी स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि अप्रैल 2024 में जारी ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2000 के बाद भारत में 2.3 मिलियन हेक्टेयर वृक्ष क्षेत्र नष्ट हो गया है, जो कि बहुत बुरी बात है। इतना नष्ट हो जाना हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच उपग्रह डेटा और अन्य स्रोतों का उपयोग करके वास्तविक समय में वनों में आने वाले परिवर्तनों की निगरानी करता है। भारत ने वर्ष 2002 से 2023 तक 4,14,000 हेक्टेयर आर्द्र प्राथमिक वन खो दिया है, जो इसी अवधि में कुल वृक्ष आच्छादित क्षेत्र की हानि का 18% है। रिपोर्ट के अनुसार 2001 से 2022 के बीच भारत के वनों ने एक वर्ष में 51 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर उत्सर्जन किया है, और 141 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से हटाया है। यह प्रतिवर्ष 89.9 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर शुद्ध कार्बन सिंक को दर्शाता है। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो वनों की निगरानी के लिए डेटा और उपकरण प्रदान करता है। यह वाशिंगटन स्थित गैर लाभकारी अनुसंधान संगठन वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट की एक परियोजना है। तो जो ये ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच है यह वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट का एक परियोजना है, और इसकी स्थापना कब हुई थी ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की? तो 1997 में ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की स्थापना हुई थी, और यह जो है एक वैश्विक वन निगरानी संस्थान है। और किसकी पहल है? तो यह वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट की एक परियोजना या पहल है। इसकी वर्ल्ड फॉरेस्ट वॉच की स्थापना कब हुई? तो 1997 में हुई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है कि नाबार्ड द्वारा जलवायु रणनीति 2030। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का फुल फॉर्म जरूर आप लोग याद रखिएगा। हिंदी में होगा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। इंग्लिश में क्या होगा? तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने अप्रैल 2024 में पृथ्वी दिवस पर जलवायु रणनीति 2030 दस्तावेज का अनावरण किया। इस जलवायु रणनीति का उद्देश्य भारत की हरित वित्त पोषण की आवश्यकता को संबोधित करना है। नाबार्ड की जलवायु रणनीति मुख्य रूप से 4 प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित है। ये स्तंभ जरूर याद रखिएगा। विभिन्न क्षेत्रों में हरित ऋण देने में तेजी लाना, एक व्यापक बाजार निर्णय भूमिका निभाना, आंतरिक हरित परिवर्तन तथा रणनीतिक संसाधन जुटाना। नाबार्ड ने कहा कि चूंकि भारत को वर्ष 2030 तक $2.5 ट्रिलियन से अधिक की संचयी राशि तक पहुंचने के लिए सालाना लगभग $170 बिलियन की आवश्यकता है, ऐसे में वर्तमान हरित वित्त प्रवाह गंभीर रूप से अपर्याप्त है। वर्ष 2019-20 तक भारत ने हरित वित्त पोषण में लगभग $49 बिलियन जुटाए, जिसमें से अधिकांश धनराशि समन यानी कि मिटिगेशन के लिए निर्धारित की गई थी। अनुकूलन यानी कि एडॉप्शन और लचीलेपन रेसिलियंस के लिए केवल $5 बिलियन का आवंटन किया गया था, जो कि बैंक योग्यता और वाणिज्यिक व्यवहार्यता में चुनौती के कारण इन क्षेत्रों में न्यूनतम निजी क्षेत्र की भागीदारी को दर्शाता है। अब यहाँ अनुकूलन का क्या मतलब है कि जैसे अनुकूलन ये होता है कि कोई एक परिवेश में रह रहा है और वो दूसरे परिवेश में जाए तो वो जी जाए, वो वहाँ पे सस्टेन रूप से रह सके, वह निर्वाह कर सके अपना जीवन, वहाँ से हटे नहीं, तो इसी को कहते हैं अनुकूलन। और दूसरा है लचीलापन की मतलब कितना भी कुछ समस्याएं जहाँ आप रह रहे हो उस इन्वायरमेंट में आती है तो आप उसको झेल ले जा रहे हो, सहन कर ले जा रहे हो, ये होता है लचीलापन।
अब यहाँ पे दिया हुआ है राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के बारे में। तो नाबार्ड का जैसे हमने ऊपर ही बताया कि नाबार्ड का जो फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। नाबार्ड की स्थापना वैधानिक निकाय के रूप में 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र मुंबई में है। इसका उद्देश्य भारत में टिकाऊ और न्यायसंगत कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट जो करंट न्यूज में है यह है कि वैश्विक प्लास्टिक संधि पर वार्ता का चौथा सत्र। तो समुद्री पर्यावरण सहित प्लास्टिक प्रदूषण पर एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी रूप से बाध्यकारी उपकरण विकसित करने के लिए अंतर सरकारी वार्ता समिति INC4 का चौथा सत्र 23 से 29 अप्रैल 2024 के मध्य कनाडा की राजधानी ओटावा में संपन्न हुआ। कहाँ पे? तो कनाडा की राजधानी ओटावा में। इस सत्र का उद्देश्य प्लास्टिक प्रदूषण एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी रूप से बाध्यकारी उपकरण के विकास के लिए वार्ता को आगे बढ़ाना था, ताकि अंतर सरकारी वार्ता समिति द्वारा नवंबर 2024 में अपने 5वें सत्र में दस्तावेज को अंतिम रूप दिया जा सके। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा ने प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए वर्ष 2024 तक एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि को लागू करने हेतु एक ऐतिहासिक संकल्प प्लास्टिक प्रदूषण समाप्ति एक अंतर्राष्ट्रीय बाध्यकारी कानूनी साधन की ओर यानी कि एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन टुवर्ड्स एंड इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट को अपनाया है। 1950 के दशक के बाद से विश्व भर में प्लास्टिक के उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई है। यह 1950 में केवल 2 मिलियन टन था, जो 2019 में बढ़कर 450 मिलियन टन से अधिक हो गया है। यदि इसे अनियंत्रित छोड़ दिया गया तो वर्तमान दर पर वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण 2040 तक 3 गुना बढ़ सकता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा। अब संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा की स्थापना कब हुई थी? तो आप लोगों को पता होगा कि रियो 20 जो है यह 2012 में हुआ था। तो रियो 20 में ही इसकी स्थापना हुई थी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली। तो इसका जो गठन हुआ था जून 2012 में किसका गठन हुआ था? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का। पर्यावरण के संदर्भ में निर्णय लेने वाली विश्व की सर्वोच्च स्तरीय निकाय है। कौन? तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली। इसकी स्थापना कब हुई? तो जून 2012 में। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है टॉपिक वह है कि बाघ परिदृश्य के लिए सतत वित्त सम्मेलन 2024। 22-23 अप्रैल 2024 के मध्य भूटान की रानी जेत्सुन पेमा वांगचुक के संरक्षण में भूटान सरकार द्वारा बाघ परिदृश्य के लिए सतत वित्त सम्मेलन यानी कि सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। याद रखिएगा भूटान की रानी कौन है? जेत्सुन पेमा वांगचुक। इस सम्मेलन का उद्घाटन पृथ्वी दिवस 2024 के अवसर पर किया गया। सम्मेलन का सह आयोजन भूटान की शाही सरकार और बाघ संरक्षण गठबंधन द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य पूरे एशिया में बाघ परिदृश्यों के संरक्षण के लिए अगले 10 वर्षों में $1 अरब की नई फंडिंग जुटाना है। यह गठबंधन गैर सरकारी संगठनों का एक समूह है जिसने बाघों के संरक्षण के लिए भागीदारों के साथ कई वर्षों तक काम किया है। अब यहाँ पे भूटान की राजधानी आपको पता होगा कि थिम्पू है। भूटान की राजधानी थिम्पू है और यहाँ का जो पैसा है वह न्यूगल ट्रम है। यहाँ की जो करेंसी है वह न्यूगल ट्रम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है करंट का वह है माउंटेन क्लीनिंग अभियान 2024। माउंटेन क्लीनिंग अभियान 2024 7 अप्रैल 2024 को नेपाल आर्मी ने बताया कि उसके द्वारा एवरेस्ट क्षेत्र में माउंटेन क्लीनिंग अभियान 2024 शुरू किया गया है, जिसके तहत वह माउंटेन एवरेस्ट पर पड़े लगभग 10 टन कचरे और 5 शवों को एकत्रित करेगी। इस स्वच्छता अभियान का उद्देश्य हिमालय में मानव निर्मित प्रदूषण को नियंत्रित करना और जलवायु परिवर्तन से संबंधित समस्याओं का समाधान करना है। मेजर आदित्य कार्की के नेतृत्व में 12 सदस्यीय टीम माउंट एवरेस्ट, माउंट लोटसे और माउंट नुक्से से कचरा लाने के लिए 14 अप्रैल 2024 को एवरेस्ट बेस कैंप पर रवाना हुई। 18 सदस्यीय शेरपा टीम सफाई अभियान में सेना की सहायता करेगी। इस अभियान को काठमांडू में नेपाल सेना प्रमुख जनरल प्रभुराम शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। माउंट एवरेस्ट जो है यह विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जिसकी ऊंचाई जो है यह समुद्र तल से 8,848 मीटर है, जो कि कंटिन्यूअसली बढ़ रही है।
8,848 मीटर, जो कि 29,029 फीट है। और ये माउंट एवरेस्ट किस हिमालय का पार्ट है? तो माउंट एवरेस्ट जो है यह बृहद हिमालय यानी कि महान हिमालय की सबसे सर्वोच्च चोटी है। नेक्स्ट जो करंट न्यूज में है वह कि भारतीय हिमालय में हिमनद झीलों का विस्तार। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो की 1984 से 2023 तक भारतीय हिमालयी नदी घाटियों के जलग्रहण क्षेत्रों को कवर करने वाली दीर्घकालिक उपग्रह इमेजरी हिमनद झीलों में महत्वपूर्ण परिवर्तन दर्शाए हैं। इसरो की सैटेलाइट तस्वीरों में गोपांग गाथ झील के आकार में बढ़ोतरी देखी गई है। गोपांग गाथ झील जो है यह चंद्रा बेसिन में सबसे बड़ी हिमनद झीलों में से एक है। पश्चिमी भारतीय हिमालय में गोपांग गाथ ग्लेशियर टर्मिनल पर स्थित है। अब यहाँ पे हिमनद झीलों के बारे में दिया हुआ है। तो हिमनद झीलें जल का भंडार हैं जो हिमनद गतिविधि से उत्पन्न होते हैं। इनका निर्माण तब होता है जब ग्लेशियर भूमि को नष्ट कर देते हैं और बाद में पिघल जाते हैं, जिससे हिमनदों की गतिविधियों से बने गड्ढे भर जाते हैं। इन झीलों का निर्माण ग्लेशियरों के पीछे हटने का प्रत्यक्ष परिणाम है, जो लगभग 10,000 वर्ष पहले अंतिम हिमनद काल के अंत में हुआ था। अभी आप लोगों को पता होगा कि हाल ही में वेनेजुएला में जो अंतिम ग्लेशियर था वो भी पिघल गया। और जो ग्लेशियर होते हैं ये हमारे लिए जल के स्रोत होते हैं और स्वच्छ जल हमें इन्हीं से प्राप्त होता है। नदियों के लिए ये बेसिक सोर्स होते हैं। तो ग्लेशियर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं आगे क्या है। तो आगे है कि हिमालय में हिमनद झीलों पर इसरो के निष्कर्ष। अब इसरो के निष्कर्ष क्या हैं? तो यहाँ पे जो इसरो के निष्कर्ष दिए हुए हैं वह यहाँ है कि 2016 के दौरान 10 हेक्टेयर से बड़ी कुल 2,431 झीलों की पहचान की गई है, जिनमें से 676 की पहचान हिमनद झीलों के रूप में की गई है। विशेष रूप से इन 676 हिमनद झीलों में 1984 के बाद से महत्वपूर्ण विस्तार हुआ है। 1984 के बाद से 89% यानी कि 601 झीलें विस्तारित झीलों का आकार दुगना से भी अधिक हो गया है। इन विस्तारित हिमनद झीलों में से 130 भारत के भीतर स्थित हैं। इनमें से 65 झीलें सिंधु नदी बेसिन में, 7 झीलें गंगा नदी बेसिन में और 58 झीलें ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन में स्थित हैं। उपग्रह से प्राप्त विश्लेषण हिमनद झील की गतिशीलता को समझने के लिए बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह पर्यावरणीय प्रभावों का आकलन करने और ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, अभी आपको पता होगा कि सिक्किम की एक झील थी जहाँ पे ये हुआ था कि ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट हो गया था, वहाँ पे बाढ़ आ गई थी और काफ़ी जनधन की हानि हुई थी। तो जोखिम प्रबंधन और हिमनद वातावरण में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के लिए रणनीति विकसित करने के लिए आवश्यक है। अब यहाँ पे इसरो के बारे में जान लेते हैं। तो इसरो का जो फुल फॉर्म होगा वह होगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। या इसका जो हेडक्वार्टर है वह बेंगलुरु में स्थित अंतरिक्ष भवन में है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। किसकी? तो इसरो की स्थापना। नेक्स्ट जो टॉपिक है यह है कि यूरोपीय संघ ने कानूनी रूप से बाध्यकारी वायु प्रदूषण सीमाएं अपनाई। तो 24 अप्रैल 2024 को यूरोपीय संसद ने प्रदूषण से संबंधित मौतों को रोकने और वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए WHO के दिशा निर्देशों के अनुरूप अधिक कठोर वायु प्रदूषण नियम बनाए। यूरोपीय संसद ने सख्त कानूनी रूप से बाध्यकारी वायु प्रदूषण सीमाओं को मंजूरी दी है, जिनका 2030 तक अनुपालन किया जाना चाहिए। यूरोपीय संसद के इस कदम का लक्ष्य खराब वायु गुणवत्ता के उत्पन्न महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों को संबोधित करना है। वर्ष 2023 में WHO ने अपने वायु गुणवत्ता मानकों को संशोधित किया था, जिसने यूरोपीय संघ को स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और वायु प्रदूषण से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने के लिए सख्त उपाय अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। वायु प्रदूषण के कारण यूरोप में प्रतिवर्ष 3 लाख लोग समय से पहले मर जाते हैं। नए नियम मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले प्रदूषकों के लिए सख्त सीमाएं और लक्ष्य मान स्थापित करते हैं, ताकि यूरोपीय संघ के सदस्य देशों में स्पष्ट तुलनीय वायु गुणवत्ता सूचकांक को बढ़ावा मिल सके। अब यहाँ पे 2 संस्थाएं जो हैं वह न्यूज में है। कौन कौन सी? तो यूरोपियन यूनियन और WHO। यूरोपीय यूनियन और WHO यहाँ पे न्यूज में है, तो दोनों के बारे में देख लेते हैं। तो यूरोपियन यूनियन जो है
इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1993 में। 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। प्रारंभ में इसमें 28 देश थे। ब्रिटेन इससे बाहर निकला तो जिसको ब्रेग्जिट कहते हैं। अब जिसमें जो है जितने देश हैं वहाँ है 27 देश इसमें टोटल स्थित हैं। किसमें? तो EU यानी कि यूरोपियन यूनियन में। यूरोपियन यूनियन की स्थापना 1993 में हुई थी। इसमें टोटल अब 27 देश हैं। 28 देश स्टार्टिंग में थे क्योंकि इसमें से ब्रिटेन निकला जिसको ब्रेग्जिट कहते हैं, और प्रेजेंट में अब 27 देश इसमें हैं। और इसका जो हेडक्वार्टर है वह ब्रुसेल्स में है। ये रहा यूरोपियन यूनियन। अब जानते हैं WHO के बारे में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इसकी जो स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वह जिनेवा, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। हेडक्वार्टर जिनेवा में है। और 7 अप्रैल को आप देखते होंगे कि विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है इसी के उपलक्ष्य में ही, क्योंकि इसी दिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, इसीलिए इस दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। किस दिन? तो 7 अप्रैल को। इसको याद रखिएगा। देख, जो टॉपिक है न्यूज में वह है कि मृदा क्षरण के भू-स्थानिक मॉडलिंग और मानचित्रण अध्ययन। हाल ही में प्रकाशित एक नवीन अध्ययन में भारत की मृदा के स्वास्थ्य की चिंताजनक प्रवृत्ति को उजागर किया गया है। भारत में भू-स्थानिक मॉडलिंग और मृदा क्षरण का मानचित्र यानी कि जियोस्पैटियल मॉडलिंग एंड मैपिंग ऑफ सॉइल इरोजन इन इंडिया नामक इस अध्ययन में पहली बार अखिल भारतीय आधार पर मृदा क्षरण को वर्गीकृत किया गया है। इस अध्ययन में मिट्टी की कटाव या मृदा क्षरण को मामूली से लेकर विनाशकारी तक 6 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। इस अध्ययन के अनुसार भारत का 30% भूभाग मामूली मिट्टी के कटाव के खतरे का सामना कर रहा है, वहीं 3% भूभाग विनाशकारी ऊपरी मृदा के क्षरण का सामना कर रहा है। असम में विनाशकारी कटाव के कारण लगभग 300 वर्ग किलोमीटर या इसकी सतह की 31% मिट्टी नष्ट हो गई है। अध्ययन के अनुसार देश में मिट्टी के कटाव के प्रति सबसे संवेदनशील 20 जिलों में से 9 असम में स्थित हैं। ऊपरी मिट्टी, जो मिट्टी की सबसे ऊपरी परत होती है, कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें पौधों के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व और नमी होती है। ऊपरी मिट्टी के कटाव से उर्वरता काफ़ी कम हो जाती है और फसल की पैदावार में कमी आ जाती है। तो मिट्टी के सुधार के लिए ही यहाँ पे मृदा दिवस भी मनाया जाता है। और मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो मृदा दिवस जो है यह मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष जो है 5 दिसंबर को मनाया जाता है मृदा दिवस। तो ये रहा आज पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित करंट अफेयर जिनको हमने सॉल्व किया। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी और आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।